फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर बाय एल चित्रवाल में स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे यानी फलों वाले पौधे, जिसके अंतर्गत अपन ने मैंगो और नींबू वर्गीय फल पढ़ लिए थे। नेक्स्ट जो भी अपना देखते हैं आज का फल वृक्ष वो देखते हैं अपन। सबसे पहले पपीता। कौन सा देखने हैं अपने को? पपीता। देखो पपीता का जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है? केरिका पपैया। क्या होता है? केरिका पपैया। बॉटनिकल नेम के अंतर्गत आते हैं, अपन पढ़ते हैं केरिका पपैया। ठीक है, बात करते हैं इसकी फैमिली की। तो देखो फैमिली किसके अंतर्गत आता है? कैरिकेसी के अंतर्गत आता है। कौन सी फैमिली है इसकी? कैरिकेसी। बात करते हैं ओरिजिन पेलेस की। तो ओरिजिन पेलेस यानी मैक्सिको। ओरिजिन पेलेस अपन ने क्या बताया? मैक्सिको, या फिर अपन कहेंगे उष्ण अमेरिका। या तो कह दो मैक्सिको या कह दो अपने को उष्ण अमेरिका। ठीक है, समझ में आ गई? यानी केरिका पपैया, कैरिकेसी, मैक्सिको या उष्ण अमेरिका। यहां बात करता हूं मैं यहां पर, यानी जो भी आपका पपीता है उस पपीता का जो पीला रंग होता है वो पीला रंग किसके कारण होता है? तो जो पीला रंग है वो पीला रंग केरिका जैंथियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? केरिका जैंथियम के कारण होता है पीला रंग, केरिका जैंथियम। और जो लाल रंग होता है वो लाल रंग किसके कारण होगा? लाइकोपीन के कारण होगा। किसके कारण होगा? लाइकोपीन के कारण होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई कि आपको पूछा जा सकता है कि पपीता का जो पीला रंग है वो पीला रंग किसके कारण होता है? केरिका जैंथियम के कारण। और जो पीला रंग होता है, जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? आपके लाइकोपीन के कारण होता है। बात करता हूं मैं विटामिन की। विटामिन पढ़ा चुका। विटामिन ए किसके अंतर्गत आता है? ए के अंतर्गत आता है, यानी पपीता किसका स्रोत है? ए का स्रोत है। बात कर लेते हैं खाने योग्य भाग और फल के प्रकार की। तो खाने योग्य भाग क्या था? मेजोकार। और फल का प्रकार क्या था? सरस। दोबारा इसको पढ़ाने की जरूरत से महसूस नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट बात करता हूं मैं जलवायु की। ठीक है, यानी पपीता की जो जलवायु होती है वो जलवायु किस प्रकार की होती है? तो देखो मैंगो अपन ने पढ़ा था, पपीता अपन ने पढ़ा था, ये किसके अंदर? केला। ये किस जलवायु के अंतर्गत पढ़ा था अपन ने? उष्ण जलवायु के अंतर्गत पढ़ा था। यानी जलवायु किस प्रकार की हो जाएगी? उष्ण जलवायु हो जाएगी। इसी के साथ बात करते हैं अपन टेम्परेचर की। तो देखो पपीता के लिए 22 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक होता है। कितना तापमान आवश्यक होता है? 22 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक होता है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, पाला संवेदनशील फसल। क्या क्या है? पाला संवेदनशील। यानी पाला संवेदनशील का मतलब यानी पाला इसको नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो यानी आपको पाले से इसके बचाव तो करने ही है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट परिवर्धन की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं परिवर्धन की। तो देखो जो पपीता है उस पपीता का परिवर्धन किसके द्वारा करते हैं अपन? यानी बीज के माध्यम से करते हैं। किसके माध्यम से करते हैं? बीज के माध्यम से करते हैं। ठीक है, तो बीज द्वारा। अब यहाँ पर देखो अपन ने पढ़ा था कहाँ पर? बहुत पहले पढ़ चुके अपन, जब मैंने आपको एफ्लन वाला चैप्टर पढ़ाया था वहां पर मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, डायोसियस। एक तो क्या पढ़ाया था? डायोसियस। और एक शब्द पढ़ाया था आपको मैंने, मोनोसियस। डायोसियस और मोनोसियस। डायोसियस का मतलब क्या होता है? एक लिंगी। डायोसियस का मतलब क्या पढ़ाया था? एक लिंगी। और जो आपका मोनोसियस है उस मोनोसियस का मतलब होता है द्विलिंगी। क्या होता है? द्विलिंगी। अब इस चीज को समझना, दो, डायो का मतलब दो, मोनो का मतलब एक, डायो का मतलब दो, यानी दो अलग अलग पौधों के ऊपर नर व मादा का स्थित होना क्या कहलाता है? डायोसियस कहलाता है। क्या कहलाता है? डायोसियस कहलाता है। मोनो का मतलब एक यानी एक ही पौधे पर नर व मादा का स्थित होना क्या कहलाएगा? यानी मोनोसियस या द्विलिंगी कहलाएगा। तो पपीता किस प्रकार का एग्जाम्पल है? डायोसियस है। किस प्रकार का एग्जाम्पल है? डायोसियस है। अब देखो जो आपके इसकी बीज दर की आवश्यकता पड़ेगी अपने को। बीज दर अपने को चाहिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी बीज दर चाहिए? 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर अपने को क्या चाहिए? बीज दर चाहिए। यहाँ देखिए अपने पास में आता है द्विलिंगी, जिसको अपन क्या कहते हैं? गाइनोडायोसिस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं?
गायनोडायोसिस यानी उभयलिंगी भी कह सकते हैं। तो उभयलिंगी की सीड रेट क्या होगी, कम होगी, सिंपल सी बात है। तो सीड रेट कम होते ही कितनी हो जाएगी, 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर। गायनोडायोसिस की जो सीड रेट होगी वो कितनी होगी, 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर अपने को सीड रेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलो अब देखो, अब पढ़ते हैं अपन परिवर्तन के बाद में इसकी वेराइटियां, यानी जो पपीता है उस पपीता की वेराइटी अपने को पढ़नी है। तो सबसे पहले जो वेराइटी है उस वेराइटी का नाम पढ़ा रहा हूं, कौन सी, पूषा नन्हा। कौन सी वेराइटी अपन पढ़ रहे हैं, पूषा नन्हा। पूषा नन्हा किस प्रकार की वेराइटी है, देखो इसकी दो विशेषता है, दो तीन विशेषता अपन इसकी पढ़ लेते हैं। एक तो आपके HDP, एक तो आपके HDP के लिए सर्वोत्तम, यानी सघन रोपण के लिए सर्वोत्तम। अब देखो HDP के लिए जो प्लांट टू प्लांट की दूरी होगी वो होगी 1.25 × 1.25 मीटर। कितनी होगी, 1.25 × 1.25 मीटर, यानी दो पौधों के बीच की दूरी होगी वो होगी 1.25 × 1.25 मीटर। और मैं जो यानी सिंपल तरीके से अपन डायरेक्ट बात करते हैं तो P × P की पपीता में दूरी होती है 3 × 3 मीटर। यहीं पर एक चीज मेरे को वापस याद आ रही है, मैंगो में साइड में आम्रपाली के लिए मैंने आपको नहीं बताई थी। तो आम्रपाली जो वैरायटी है, इससे आम्रपाली के लिए तो मैंने बता दिया था कि HDP के लिए उपयुक्त है, लेकिन यहाँ जो P × P होता है वो होता है 2.5 × 2.5 मीटर। आपको पूछा जा सकता है वैसे होता है 10 × 10 मीटर, लेकिन जो आम्रपाली वैरायटी थी उस आम्रपाली वैरायटी के लिए 2.5 × 2.5 मीटर दूरी रखी जाती है। ठीक है, दूसरी विशेषता पूषा नन्हा की, एक विशेषता आपकी HDP के लिए आ गई। दूसरी विशेषता HDP का मतलब गृहवाटिका के रूप में भी इसका यूज अपन कर सकते हैं। किसके रूप में कर सकते हैं, गृहवाटिका के रूप में अपन इसका यूज कर सकते हैं। और तीसरी विशेषता ये म्यूटेंट वैरायटी है। किस प्रकार की वैरायटी है, म्यूटेंट वैरायटी है, यानी उत्परिवर्तित किस्म है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, यानी अपने गायनोडायोसिस वैरायटियां पढ़ लेते हैं। किस प्रकार की वैरायटियां पढ़ लेते हैं, गायनोडायोसिस वैरायटियां पढ़ लेते हैं। गायनोडायोसिस के अंतर्गत देखो पूषा डेलिशियस, कौन सी पढ़ रहे हैं, पूषा डेलिशियस, पूषा डेलिशियस ताइवान। पूषा अपने यानी पूषा डेलिशियस आ गई, ताइवान आ गई। अपने पास में जो पूषा मेजेस्टी है वो पूषा मेजेस्टी किस प्रकार की वैरायटी है, गायनोडायोसिस वैरायटी है। यानी गायनोडायोसिस वैरायटी का मतलब क्या हो गया, उभयलिंगी वैरायटियां हैं। कौन कौन सी, पूषा डेलिशियस, ताइवान और पूषा मेजेस्टी, यानी तीनों वैरायटी किस प्रकार की हो गई, आपके उभयलिंगी वैरायटियां हो गई। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट, यानी इसके अंतर्गत आप एक वैरायटी और याद रख लोगे, कुर्ग हैनिड्यू। कौन सी वैरायटी याद रखोगे, कुर्ग हैनिड्यू वैरायटी जो है वो कुर्ग हैनिड्यू वैरायटी भी क्या आपके उभयलिंगी वैरायटी है। ठीक है, चलो आगे वैरायटियां और देखते हैं। तो देखो देखते हैं अपन इसके अंतर्गत सूर्या, इस पर कौन सी वैरायटी आ जाती है, आपके सूर्या वैरायटी है। यानी पपीता की वैरायटियों के अंतर्गत सूर्या है, सनराइज सोलो, सनराइज सोलो। ठीक है, सनराइज सोलो आ गई। फिर आ जाते हैं अपन को एक, को 5, यानी इस को लगी हुई वैरायटी आएगी, को 1 आएगी, को 5 आएगी, को 3, को 7, को 3 आ गई, को 7 आ गई, यानी ये वैरायटी आ जाती है। अब यहाँ पर आप एक चीज याद रखोगे, यानी एक यहाँ पर पपीता में क्या होता है, रसायन पाया जाता है जिसका नाम है पपेन। कौन सा रसायन है, पपेन, यानी पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। और जो पपेन होता है इसका क्या होता है, यानी लैक्टिक जो स्राव होता है, जो भी पपीता है उसके कच्चे फलों से प्राप्त जो लैक्टिक स्राव होता है वो क्या कहलाता है, पपेन कहलाता है। तो पपेन के लिए उपयुक्त जो वैरायटियां हैं उन वैरायटियों के अंतर्गत पहली वैरायटी आप बताओगे पूषा मेजेस्टी। पहली वैरायटी आपको कौन सी बतानी है, पूषा मेजेस्टी। उसके अलावा को 2 और को 5, ये तीनों वैरायटियां किसके लिए उपयुक्त है, पपेन के लिए उपयुक्त है। किसके लिए उपयुक्त है, पपेन के लिए उपयुक्त है। वर्तमान में आपके एक वैरायटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चल रही है, जो क्या है, सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन हो रहा है और उसका नाम है रेड लेडी। उसका नाम क्या है, रेड लेडी।
प्रेजेंट में बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी रेड लेडी 786, यानी जो रेड लेडी 786 वेराइटी है वो सबसे ज्यादा चल रही है, प्रचलन में है, तो ये चीज भी आप ध्यान रखोगे। फिर बात करते हैं, यानी नेक्स्ट अपन और याद रखें तो देखो पूसा जॉइंट है, पूसा ड्वार्फ है, ये भी इसके अंतर्गत आ जाती है। पूसा जॉइंट, पूसा ड्वार्फ, पूसा ड्वार्फ, ड्वार्फ का मतलब क्या होता है? छोटा। पूसा ड्वार्फ आ गई। फिर बात करते हैं वासी गठन, वासी गठन, तो वासी गठन जो है वो वासी गठन भी किसकी है? यानी आपके पपीता की वेराइटियां हैं। ये आपके पपीता की वेराइटी अपन ने देख ली। अब पपीता की वेराइटियों के बाद में अपन देखते हैं पपीता में रोग। पपीता में क्या देखते हैं? रोग। अब यहाँ पर एक चीज मैं थोड़ा सा रोग बताने के साथ में ही पहले ये बताता हूँ, जैसे मैंने आपको डायोसियस मोनोसियस वैसे बता दिया मैंने। जो आपके डायोसियस और मोनोसियस है उसमें पपीता किस प्रकार का प्लांट है? यानी डायोसियस प्लांट है। किस प्रकार का प्लांट है? डायोसियस प्लांट है। अब डायोसियस जो प्लांट होगा उसमें क्या होगा? नर और मादा दो पौधों की अलग अलग आवश्यकता पड़ेगी अपने को, ठीक है? क्या होगा? दो अलग अलग पौधों की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक गड्ढे में अपने को दो प्लांट लगाने होते हैं और वहां आपको याद रखना होता है नर और मादा का अनुपात, नर और मादा का अनुपात। यानी 1 हेक्टेयर में यदि आप पौधे लगा रहे हो तो वहां पर नर और मादा का अनुपात कितना होता है? तो आप बताओगे 1:10। कितना रखा जाता है? 1:10। खजूर में भी यही अनुपात आएगा और पपीता में भी यही अनुपात आता है। यहाँ यदि आपको मादा नर पूछ लिया जाए तो 10:1 बताना है, नर मादा पूछ लिया जाए तो आपको 1:10 बताना है। आगे समझ में? चलो मैं बात कर रहा था किसकी? रोगों की। तो रोगों के अंतर्गत पहला जो रोग है वो पहला रोग कौन सा है आपका? लीफ कर्ल। पहला रोग कौन सा है? लीफ कर्ल, जिसको अपन कहते हैं पर्णकुंचन। लीफ कर्ल या पर्णकुंचन रोग। पर्णकुंचन का मतलब पत्तियों का संकुचित हो जाना। पर्णकुंचन का मतलब क्या होता है? पत्तियों का संकुचित हो जाना। और जो पर्णकुंचन है या लीफ कर्ल है ये किस प्रकार का रोग है? वायरस जनित रोग है। किस प्रकार का रोग है? वायरस जनित रोग है। वायरस के लिए मैं हमेशा भी एक चीज बताता हूँ कि वायरस क्या है? किसी वाहक के द्वारा फैलाया जाएगा, किसी वाहक के द्वारा फैलाया जाएगा। और जो यहाँ पर वाहक होता है वो होता है सफेद मक्खी। यानी पपीता में जो लीफ कर्ल है उस लीफ कर्ल का वाहक कौन है? सफेद मक्खी कीट है, ठीक है? चलो दूसरा रोग देखते हैं, डैम्पिंग ऑफ। डैम्पिंग ऑफ यानी डैम्पिंग ऑफ जो रोग होता है इसको अपन किस नाम से जानते हैं? आर्द्र गलन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आर्द्र गलन के नाम से जानते हैं। देखो जो पपीता है इस पपीता में सबसे ज्यादा जो रोग होता है वो कौन सा होता है? डैम्पिंग ऑफ, आर्द्र गलन ही होता है। यानी रोग क्या है? इसका प्रकोप सबसे ज्यादा नर्सरी में भी होता है और उसके बाद में भी होता है। यदि क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि डैम्पिंग ऑफ जो रोग है इसका प्रकोप सर्वाधिक कहाँ होता है, उससे कंडीशन इसका राइट आंसर आपको क्या देना है? आपके नर्सरी में होता है। लेकिन होता क्या है रोग? तो जो भी आपका डैम्पिंग ऑफ है या आर्द्र गलन रोग है उसमें क्या होता है? यानी जो तना मृदा सतह के पास से क्या हो जाता है? सड़ जाता है। और जो सड़ने का रीजन होता है यानी तने के पास में क्या हो जाता है? पानी इकट्ठा हो जाता है। पानी इकट्ठा होने के बाद में क्या होता है? तना मृदा सतह के पास से सड़ जाता है। और जो आर्द्र गलन रोग है ये आर्द्र गलन रोग किस कवक के कारण होता है? पिथियम स्पीसीज नामक कवक के द्वारा होता है। किस कवक के कारण होता है? पिथियम स्पीसीज नामक कवक के कारण होता है। फिर बात आती है नंबर दूसरा, यानी अपने पास में एक आपके कौन सा आ गया? आर्द्र गलन आ गया। इसके बाद में अपन इसको तना गलन के नाम से भी जानते हैं। यानी एक रोग अपने पास में और आ जाता है तना गलन। यानी थोड़ा सा जो तना होगा इसमें तो क्या होगा? आर्द्र गलन में तो क्या होता है? नर्सरी में जहां पर यानी टोटल जो भी आपके जड़ क्षेत्र है वो पानी के संपर्क में आता है ये रोग हो जाता है। इसके बाद में तीसरा अपने पास में आया तना गलन। तना गलन फाइटोफथोरा पाल्मिवोरा के कारण होता है। यानी किसके कारण होता है? फाइटोफथोरा पाल्मिवोरा। फाइटोफथोरा पाल्मिवोरा नामक कवक के कारण
होता है। बात वही है, यानी जो तना गलन अपन ने आदर गलन पढ़ा वो का वही लगभग किसी प्रकार जो लक्षण प्रकट होता है वो लक्षण प्रकट कहाँ होता है, तना गलन में होता है। उसके बाद में चौथा रोग अपन देखते हैं, कौन सा, मोजेक रोग। चौथा रोग अपने पास में कौन सा आया, मोजेक रोग। मोजेक किसके द्वारा होगा, वायरस के द्वारा होगा। हमेशा मैं आपको ये चीज बहुत बार मैंने पढ़ा थी, बहुत बार हमेशा बताता रहता हूं मैं, यानी जो मोजेक होगा वो मोजेक किसके द्वारा होगा, वायरस के द्वारा होगा। और वायरस भी क्या होता है, किसी ना किसी चीज के द्वारा फैलाया जाएगा। और यहाँ पर जो वाहक होगा वो क्या होता है, माहू कीट होता है। क्या होता है, माहू कीट होता है। यानी आपके लीफ कण के अंतर्गत यानी वाहक कौन था, सफेद मक्खी। और जो मोजेक रोग है उस मोजेक रोग के अंतर्गत वाहक कौन है, माहू कीट है। ठीक है, यहां पर ये चीज समझ में आ गई। चलो इसके बाद में देखते हैं इसका पांचवा रोग, मूल गांठ सूत्रकृमि रोग। मूल गांठ सूत्रकृमि रोग। मूल गांठ सूत्रकृमि, सूत्रकृमि मतलब निमेटोड और मूल का मतलब जड़। ये सूत्रकृमि क्या कर रहा है, जड़ों में गांठें बना रहा है। क्या कर रहा है, जड़ों में गांठें बना रहा है। तो रोग कौन सा होता है, मूल गांठ सूत्रकृमि रोग हो जाता है। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं पपीता में कीट रोग। अपन ने देख लिए, अब अपने को क्या देखना है, पपीता में कीट देखने हैं। कीटों के अंतर्गत देखो, एक आपका मैंने वैसे ही लिख दिया, दो तो अपन ने वैसे ही पढ़ लिए। एक तो आपने सफेद मक्खी पढ़ लिया, दूसरा आपने माहू पढ़ लिया, और तीसरा आपने इसमें क्या होता है, लीफ माइनर का प्रकोप होता है। किसका प्रकोप होता है, लीफ माइनर का प्रकोप होता है। तो कीटों के अंतर्गत तीन कीट आ गए, सफेद मक्खी, माहू और लीफ माइनर। ठीक है, अब देखो इसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं, वैसे वो चीज भी मैं पढ़ा चुका, लेकिन फिर भी एक बार वापस मैं आपको बता रहा हूं। जो पपीता होती है उस पपीता में क्या होता है, पपेन प्राप्त होता है। पपीता के कच्चे फलों से क्या होता है, कच्चे फलों से पपेन प्राप्त होता है। तो पपेन के बारे में बता दीजिए, कच्चे फलों से प्राप्त लैक्टिक स्राव या जो सफेद रंग का जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, आपका पपेन कहलाता है। क्या कहलाता है, पपेन कहलाता है। अब एक दूसरी चीज, यानी पपीता की जो नर्सरी होती है, पपीता की जो नर्सरी होती है वो नर्सरी यानी कितने दिनों में रोपने योग्य हो जाती है। पहली चीज तो नर्सरी करोगे कब, तो पपीता की नर्सरी अपने को अप्रैल मई में करनी चाहिए। पपीता की नर्सरी अपने को कब करनी चाहिए, अप्रैल मई में करनी चाहिए। और पपीता का जो पौधा रोपण होता है यानी जो नर्सरी है वो नर्सरी कितने माह में रोपने योग्य हो जाती है, तो नर्सरी रोपण या पौधा रोपण 2 माह का हो जाता है। यानी आपके पौधा रोपण है वो 2 महीने बाद में, अप्रैल मई में आप क्या कर रहे हो, नर्सरी तैयार कर रहे हो, तो इसके 2 माह बाद आप क्या करोगे, पौधा रोपण करोगे। फिर बात आती है फलन की, यानी इसमें फलन कब होता है, तो आपके पपीता में 1 वर्ष बाद में क्या हो जाता है, फलन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये चीज आपके समझ में आ गई। तो आपने क्या पढ़ लिया, पपीता पढ़ लिया। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट अपना प्लांट यानी फ्रूट्स, और नेक्स्ट अपन देख लेते हैं अमरूद। नेक्स्ट फ्रूट्स के अंतर्गत अमरूद। देखो अमरूद का बॉटनिकल नेम बता दीजिए, सीडियम गवाजा, सीडियम गवाजा। ठीक है, दूसरी चीज ये किस फैमिली के अंतर्गत आता है, तो ये मिट्रेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। कौन सी फैमिली के अंतर्गत आता है, मिट्रेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। बात करते हैं ओरिजिन पेलेस की, यानी इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो उत्पत्ति स्थल क्या है, मेक्सिको ही है। पपीता का भी अपन ने कहाँ पढ़ा था, मेक्सिको। और आपके अमरूद का जो ओरिजिन पेलेस है वो भी क्या है, मेक्सिको है। विटामिन कौन सा पाया जाता है अमरूद में, तो विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमरूद को उष्ण फलों का सेव कहते हैं। उष्ण फलों का या उष्ण फलों की सेव, उष्ण फलों की सेव किसे कहते हैं, अमरूद को कहते हैं। किसे कहते हैं, अमरूद को कहते हैं। ठीक है,
राजस्थान में अमरूद की सर्वाधिक खेती कहाँ की जाएगी? तो सवाई माधोपुर में की जाती है। कहाँ की जाती है? सवाई माधोपुर में की जाती है। अब देखिए अमरूद के लिए अपन देखते हैं जलवायु। अमरूद के लिए क्या पढ़ रहे हैं? जलवायु। अमरूद के लिए कुपोषण जलवायु की आवश्यकता होती है। किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? कुपोषण जलवायु की आवश्यकता होती है। मैंने आपको पहले कहा था कि राजस्थान में जो भी फल वृक्ष उगाया जाएगा लगभग कुपोषण जलवायु के अंतर्गत उगाया जाएगा। यानी आम, पपीता, केला, उस केला को छोड़ दो और उसके अलावा आपके जो भी फल आएगा वो किसके अंतर्गत आएगा? उपोष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है। टेम्परेचर यदि आप यहाँ याद रखो तो अमरूद के लिए 23 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। कितने तापमान की आवश्यकता होती है? 23 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। इतना समझ में आ गया? कोई भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हो। अब देखो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं जलवायु के बाद में परिवर्तन की। जलवायु के बाद में अपने को क्या देखना है? परिवर्तन अपने को देखना है। देखो परिवर्तन के अंतर्गत अपने काम में लेते हैं कौन सी विधि? लेयरिंग विधि। कौन सी विधि काम में लेते हैं? लेयरिंग यानी दाब कलम। कौन सी विधि काम में लेते हैं? दाब कलम विधि अपन काम में लेते हैं। अब देखो दाब कलम के अंतर्गत अपन एक तो काम में लेते हैं माउंट लेयरिंग। क्या लेते हैं? माउंट लेयरिंग, जिसको अपन डेयरी दाब के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डेयरी दाब के नाम से जानते हैं। और दूसरी जो अपन विधि काम में लेंगे वो काम में लेंगे अपन एयर लेयरिंग, हवाई दाब। एयर लेयरिंग या हवाई दाब अपन काम में लेते हैं। ये चीज आपको क्लियर करने के लिए अपना जो परिवर्तन का लेक्चर था उस परिवर्तन के लेक्चर को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। आप उस चीज को बार बार देखिए, बार बार आप देखोगे आपके अपने आप समझ में आ जाएगा कि वास्तव में परिवर्तन जो टॉपिक है वो परिवर्तन टॉपिक अपने कहाँ यूज में आने वाला है। तो वो कंप्लीट जो पौधे हैं उन कंप्लीट पौधों में परिवर्तन की जो विधियां हैं वो काम में आनी है। तो परिवर्तन का जो टॉपिक है प्रोपोगेशन, जो प्लांट यानी अपना लेक्चर था उस लेक्चर को आप वापस देखिए ताकि आपका क्या हो जाएगा, यानी जो भी प्लांट्स हैं उसके अंतर्गत परिवर्तन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। अब देखते हैं अपन इसकी वेराइटियां। क्या पढ़ना आपने को? इसकी वेराइटियां पढ़नी है। देखो वेराइटियों के अंतर्गत पहली वेराइटी आते हैं एल49। पहली वेराइटी क्या आती है अपने पास में? एल49, जिसका दूसरा नाम है सरदार। बहुत पॉपुलर वेराइटी है अमरूद की एल49, यानी जिसको लखनऊ 49 के नाम से अपन जानते हैं। और जिसको यानी अपन दूसरा जो नाम है वो क्या है अपना? सरदार। इस प्रकार क्या नाम है? सरदार नाम है। उसके बाद में बात करते हैं अपन इसकी नेक्स्ट वेराइटियों के रूप में। देखो एक वेराइटी फिर यहां मैं बता देता हूं, अर्का मृदुला। अर्का मृदुला बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है। क्यों? कंफ्यूजन वेराइटी है। क्यों? क्योंकि अपने पास में अर्का मृदुला तो अमरूद की है, लेकिन जो मृदुला वेराइटी है वो किसकी आ जाती है? अनार की आ जाती है। किसकी आ जाती है? अनार की आ जाती है। अर्का मृदुला अमरूद, मृदुला अनार। ठीक है, उसके बाद में आते हैं इलाहाबाद सफेदा। इलाहाबाद सफेदा, इलाहाबाद शुर्ग, इलाहाबाद शुर्ग। यानी जो इलाहाबादी वेराइटियां हैं वो इलाहाबादी वेराइटियां बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है। तो इलाहाबाद सफेदा, इलाहाबाद शुर्ग। उसके बाद आते हैं चित्तीदार। नेक्स्ट देखते हैं चित्तीदार, ललित, हब्सी। ललित हब्सी, ललित वेराइटी भी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है। इस प्रकार की है, बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है। उसके बाद में शायद 2017 या 18 के एक पेपर में पूछा था जेट के अंतर्गत ही एक वेराइटी जिसका नाम है एप्पल कलर। क्या है? एप्पल कलर की वेराइटी किसकी है? तो एप्पल कलर जो वेराइटी है वो अमरूद की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि एप्पल कलर, अब एप्पल से लगता है कि सेब की होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। एप्पल कलर जो वेराइटी है वो किसकी आती है? अपने अमरूद की आती है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट के रूप में अपन और देखते हैं अर्का अमूल्य, अर्का किरण। अपने पास में क्या जाती है? अर्का अमूल्य।
अर्का किरण, अर्का किरण, यानी अर्का अमूल्य हो गई, अर्का किरण हो गई, हिसार सुर्ख, हिसार सुर्ख हो जाएगी। हिसार सुर्ख। इसके बाद में देखो, यानी एक वैरायटी जो आती है आपके CISH, यानी CISH। अब ये CISH कहाँ है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट सब, यानी सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। यहाँ से एक वैरायटी निकाली गई अमरूद की, और उस वैरायटी का नाम है CISH-G6, CISH-G6। और फिर बात करते हैं अपन बेहद कोकोनट, बेहद कोकोनट, ये वैरायटी अपने पास में आ गई। तो अपन ने क्या देख लिया? अमरूद की वैरायटियां देख ली। अब अमरूद की वैरायटियों के बाद में अपन देखते हैं इसमें क्या, यानी रोग, क्या देखते हैं इसमें? रोग देखती हैं। देखो, रोगों के अंतर्गत पहला रोग अपन देखते हैं अमरूद में विल्ट, या जिसको अपन कहते हैं उगता रोग, विल्ट या उगता रोग। जो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक कवक होता है, तो उस फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक कवक के कारण कौन सा रोग होता है? आपका विल्ट रोग होता है, या उगता रोग होता है। इसमें देखो, विल्ट या उगता में क्या होता है? यानी कंप्लीट जो पौधा होता है वो मुरझा जाता है, जो कंप्लीट पौधा होता है वो मुरझा जाता है। उसके बाद में आपको यदि पूछा जाए कि आपके अमरूद का प्रमुख रोग कौन सा है, प्रमुख रोग आपको कौन सा बताना है? विल्ट या उगता रोग ही बताना है, ठीक है। दूसरा रोग देखते हैं एंथ्रेक्नोज। दूसरा कौन सा आता है अपने पास में? एंथ्रेक्नोज। ये तो अपने पास में क्या हो गए? दो रोग आ गए। उसके बाद अपन देखते हैं कीट, यानी कीट कौन कौन से लगते हैं। तो देखो, अमरूद में जो फल मक्खी है, उस फल मक्खी का प्रकोप भी होता है। किसका प्रकोप होता है? फल मक्खी का प्रकोप होता है। और दूसरा आपके छाल बक्सा कीट है, उसका प्रकोप होता है। तो फल मक्खी आ गया, और दूसरा अपने पास में कौन सा आ गया? छाल बक्सा कीट आ गया, ठीक है। ये अपने पास में क्या आ गए? कीट आ गए। अब अमरूद में क्या होता है? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होते हैं। क्या होते हैं? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होते हैं। तो देखो, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंतर्गत पहले आप फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर पढ़ लेते हैं। अमरूद का ब्रोंजिंग रोग, अमरूद का ब्रोंजिंग रोग, अमरूद का ब्रोंजिंग या काश्यन, अमरूद का ब्रोंजिंग या काश्यन रोग किसके कारण होता है? जिंक की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है? जिंक की कमी के कारण होता है। दूसरा अपन देखते हैं लिटिल लीफ। दूसरा क्या होता है? लिटिल लीफ। लिटिल लीफ जेडन की कमी से होगा। लिटिल लीफ किसके कारण होगा? यानी जेडन की कमी से होगा। फिर बात करते हैं फलों का फटना। नेक्स्ट अपने पास में आ जाता है फलों का फटना। बहुत बार इसको मैं पढ़ा चुका, बहुत बार मैं इसको बता चुका। जो फलों का फटना होगा हमेशा किसकी कमी के कारण होगा? बोरोन की कमी के कारण होगा। किसकी कमी के कारण होगा? बोरोन की कमी के कारण होगा। तो आपके जो फलों का फटना है किसमें? अमरूद में। तो आप तीन इसमें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आ गए। नंबर 1 आ गया अमरूद का ब्रोंजिंग, दूसरा आपका आ गया कौन सा? लिटिल लीफ, तीसरा आपका कौन सा आ गया? यानी फलों का फटना। ये तो आपके किसके अंतर्गत आते हैं? अमरूद के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट फल वृक्ष के रूप में देखते हैं अनार। नेक्स्ट फल वृक्ष के रूप में क्या है? अनार, दारू। साधारण भाषा में क्या बोलते हैं इसको? दारू। अनार। अनार का बोटनिकल नेम सबसे पहले अपन बात करें तो अनार का बोटनिकल नेम है पुनिका ग्रेनेटम। पुनिका ग्रेनेटम। फैमिली की बात करें तो यहीं से निकाल लीजिए पुनिका, तो पुनिकेसी। फैमिली कौन सी आ जाएगी?
पुनिकेसी और ओरिजिन प्लेस है ईरान। ओरिजिन प्लेस क्या है? ईरान। अब यहाँ इस ईरान से एक चीज साथ ही और बता रहा हूं, देखो अपने पास में एक चीज का ओरिजिन प्लेस आएगा इराक। किसका आएगा? यहाँ बताना खजूर का। किसका बताना है? खजूर का। खजूर का ओरिजिन प्लेस है इराक और अनार का ओरिजिन प्लेस है ईरान। आ गया समझ में? चलो अब देखते हैं, यानी जो भी आपका अनार है इसकी छाल में क्या पाया जाता है? टेनिन पाया जाता है। छाल में टेनिन पाया जाता है। ये पूछ सकता है कि अनार में कहाँ क्या पाया जाता है, इसकी छाल में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो टेनिन रसायन पाया जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि टेनिन कहाँ पाया जाता है, तो बताना छाल में पाया जाता है। ठीक है, चलो आते हैं इसकी जलवायु के ऊपर। अनार की जलवायु, अनार की जलवायु किस प्रकार की थी? उपोष्ण जलवायु थी। किस प्रकार की थी? उपोष्ण जलवायु थी। अब यहाँ देखिए बात करते हैं अपन उपोष्ण जलवायु के बाद, यानी जलवायु के बाद में परिवर्तन की। किसकी बात कर लेते हैं? परिवर्तन की अपन बात कर रहे हैं। परिवर्तन में अनार में अपन दो विधियां काम में लेते हैं। एक जगह अपन कटिंग का यूज कर सकते हैं। इसका यूज कर सकते हैं कटिंग यानी कलम विधि का प्रयोग कर सकते हैं, और दूसरा अपने गुट्टी दाब जो है उस गुट्टी दाब का प्रयोग अपन कर सकते हैं। तो दो आपकी विधियां मैंने पढ़ा दी, यानी अनार में परिवर्तन एक कलम के द्वारा किया जा सकता है और दूसरा किसके द्वारा किया जाता है? गुट्टी दाब के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब देखो इसकी वेराइटियां देखते हैं। क्या देखना है अपने को? इसकी वेराइटियां। पहली जो वेराइटी बता रहा हूं वो अपने बता देता हूं जोधपुर रेड। कौन सी वेराइटी आ जाती है? जोधपुर रेड। जोधपुर जो रेड है इसमें एक समस्या पाई जाती है, और वो समस्या कौन सी है? फल फटने की समस्या। कौन सी है? फल फटने की समस्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। यदि क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि फल फटने की समस्या सबसे ज्यादा कौन अनार की किस वैरायटी में पाई जाती है, तो आपको बताना किस में पाई जाती है? जोधपुर रेड में पाई जाती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वैरायटी जालोर सीडलेस। नेक्स्ट वैरायटी अपने पास में कौन सी आ गई? जालोर सीडलेस। जो जालोर सीडलेस है, ये जालोर सीडलेस राजस्थान के लिए उपयुक्त है। किस कहां के लिए उपयुक्त है? राजस्थान के लिए उपयुक्त है, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट वैरायटी राजस्थान, उसके लिए आपके पास में कौन सी आ जाती है? जालोर सीडलेस आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वापस मैं थोड़ी सी देर अमरूद में मैंने एक वैरायटी पढ़ाई थी जिसका नाम था, मैंने क्या बताया था? मृदुला। क्या पढ़ाया था? मृदुला। ये मृदुला जो वैरायटी है ये गणेश, एक तो वैरायटी कौन सी है? गणेश। इस गणेश का संकरण यानी जो भी आपका था गुलाब ए शाही, कौन सी वैरायटी? गुलाब ए शाही वैरायटी से करवाया गया, और गुलाब ए शाही वैरायटी के साथ में करवा के मृदुला वैरायटी बनाई गई। ठीक है, नेक्स्ट वैरायटी के रूप में देखते हैं अरक्ता। कौन सी वैरायटी आ जाती है? अरक्ता। अरक्ता जो वैरायटी है वो प्रोसेसिंग के रूप में काम में ली जाती है, यानी संसाधन के लिए उपयुक्त है। किस प्रकार के, किसके लिए उपयुक्त है? संसाधन के लिए उपयुक्त है। यहाँ देखो मैंने गणेश जो वैरायटी पढ़ाई थी, आप बताओगे महाराष्ट्र के लिए उपयुक्त है, यानी महाराष्ट्र में कौन सी वैरायटी उगाई जाती है, तो बता, यदि पूछा जाए तो बताना आपके गणेश वैरायटी उगाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वैरायटी के रूप में देखते हैं ढोलका। कौन सी वैरायटी अपने पास में आ जाती है? ढोलका। जो ढोलका वैरायटी है, ये ढोलका वैरायटी आपके गुजरात के लिए उपयुक्त है। कहां के लिए उपयुक्त है? गुजरात के लिए उपयुक्त वैरायटी कौन सी है? ढोलका। नेक्स्ट आ जाते हैं कंधारी। नेक्स्ट आपकी वैरायटी कौन सी है? कंधारी। उसके बाद में बात करते हैं रूबी। क्या बात वैरायटी कौन सी आ जाती है? रूबी। पूसा रूबी टोमेटो। पूसा रूबी कहां था? टमाटर में, और रूबी कहां पर है? अनार में। नेक्स्ट आती है इमली दाना। नेक्स्ट वैरायटी कौन सी आती है? इमली दाना। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाती है? वैरायटियां हो जाती हैं। हाँ, एक वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी जो सुपरवाइजर 2018 में पूछी गई थी, जिसका नाम है सिंदूरी। जिसका क्या नाम है? सिंदूरी, जिसको अपन मस्तानी के नाम से भी जानते हैं।
जिसको अपन मस्तानी के नाम से भी जानते हैं और जिसको अपन यानी बगवा के नाम से भी जानते हैं। बगवा या सिंदूरी या मस्तानी वैरायटी किसकी है? अनार की है। और कहाँ के लिए उपयुक्त है? महाराष्ट्र के लिए उपयुक्त है। ठीक है, आगे समझ में। चलो, इतना समझ में आने के बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसमें एक चीज आती है अमरूद और अनार। अमरूद में मैंने नहीं पढ़ाया था। क्यों नहीं पढ़ाया था? क्योंकि मैंने यानी अनार को भी पढ़ाना था। और अनार और अमरूद दोनों में जो चीज सेम है वो आपकी आती है क्या? बाहर। क्या चीज सेम आ जाती है? अपने बाहर चीज आती है, वो चीज सेम आती है। देखो, बाहर होता क्या है? बाहर का मतलब होता है कि अनार और अमरूद में वर्ष में पुष्पन की क्रिया 3 बार होती है। तो पहली चीज तो पुष्पन की क्रिया क्या कहलाती है? बाहर कहलाती है। क्या कहलाती है? पुष्पन की क्रिया बाहर कहलाती है। नंबर 1 चीज। दूसरी चीज यानी कितने प्रकार की बाहर होती है? तो 3 प्रकार की बाहर होती है। पहली बाहर होती है अम्बे बाहर। पहली कौन सी होती है? अम्बे बहार। दूसरी होती है मृग बहार और तीसरी होती है हस्त बहार। कितनी बार हो गई आपके? अम्बे, मृग और हस्त। अब देखो, एक तरफ अपने को देखना होता है पुष्पन का समय। एक तरफ तो क्या देखना होता है? पुष्पन का समय देखना होता है। और एक तरफ अपने को देखना होता है फलन का समय। पुष्पन का समय और फलन का समय, ये दोनों चीज आपको बतानी है। तो जो अम्बे बहार है, इस अम्बे बहार में देखो एक चीज याद रखना, अम्बे बहार के जो फल हैं वो कब परिपक्व होते हैं? वर्षा ऋतु में होते हैं। कब होते हैं? वर्षा ऋतु में होते हैं। वर्षा ऋतु का मतलब जुलाई अगस्त या जून जुलाई। अपन हालांकि जून जुलाई ना बोल के जुलाई अगस्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जुलाई अगस्त बोलेंगे। अब वर्षा ऋतु जुलाई अगस्त, ये जुलाई अगस्त से यहां डाल दीजिए। कहां डालना आपको? जुलाई अगस्त। कहां डालना है? यानी अम्बे बहार के फलन में। तो यहां अपन ने क्या डाल दिया? जुलाई अगस्त डाल दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इतना ये चीज समझ में आ गया। तो यहां पर आपको ये चीज मैं बाद में बताने वाला हूं। आपका जो जुलाई अगस्त का समय है वो डाल दीजिए मृग बहार के पुष्पन पे। यानी मृग बहार का जो पुष्पन होगा वो पुष्पन कब होगा? जुलाई अगस्त में होगा। कब होगा? जुलाई अगस्त में होगा। आ गया समझ में? और जो फलन होगा हमेशा क्या होता है? पुष्पन के लगभग 3 से 4 महीने बाद में फलन होता है। कितने महीने बाद में फलन होता है? 3 से 4 महीने बाद फलन होता है। जुलाई में 4 महीने जोड़िए, यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। क्या क्या आ जाता है आपके पास में? जुलाई महीना था, अगस्त आ गया, सितंबर आ गया, अक्टूबर आ गया, नवंबर आ गया। यानी आपका नवंबर जो टाइम होता है उसमें क्या होता है? मृग बहार में पुष्पन होता है। किसमें होता है? सॉरी, फलन होता है मृग बहार में। तो यहाँ टाइम डाल दीजिए आप, यानी नवंबर, अक्टूबर, नवंबर। क्या आपका टाइम आ जाता है? अक्टूबर नवंबर टाइम कहा जाता है। मृग बहार का फलन आ जाता है। अब जहां पर मृग बहार का फलन हो रहा है वहां हस्त बहार का पुष्पन होगा। और हस्त बहार का पुष्पन कब होगा? अक्टूबर नवंबर में। कब होगा? अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में वही 4 महीने जोड़िए, क्या आ जाता है? अक्टूबर में देखिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। तो आपके फरवरी जो मार्च का समय होता है, फरवरी मार्च का जो समय होता है उसमें क्या होता है? हस्त बहार में फलन होता है। और यहाँ फलन हस्त बहार का फरवरी मार्च में हो रहा है। ये समय लाके यहाँ रख दीजिए, फरवरी मार्च अम्बे बहार का पुष्पन। तो ये चीज आपके पास में आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी आपका चाहे जेट का एग्जाम हो, चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे एओडब्ल्यू हो, कोई सा भी एग्जाम्पल हो, एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन निकलता है। यानी अम्बे बहार में फलन कब होता है? जुलाई अगस्त में। पुष्पन यदि याद नहीं है दिमाग में रखो, अम्बे बहार में फलन होगा वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु मतलब जुलाई अगस्त। ठीक है, समय डाल दीजिए जुलाई अगस्त यहाँ पर। जुलाई अगस्त में क्या होता है? मृग बहार में पुष्पन होता है। पकेंगे कब? अक्टूबर नवंबर में। हस्त बहार में अक्टूबर नवंबर में पुष्पन होगा। पकेंगे कब? फरवरी मार्च में। फरवरी मार्च में अम्बे बहार में यानी पुष्पन होगा। जुलाई अगस्त में पकेंगे। एक चीज समझ में आ गई? चलो,
इसके बाद देखते हैं आपके जो क्वेश्चंस बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस वो ये होता है कि राजस्थान के लिए उपयुक्त बहार, राजस्थान के लिए उपयुक्त बहार कौन सी है। तो राजस्थान के लिए उपयुक्त जो बहार है वो कौन सी आ जाती है आपकी मृग बहार। क्यों आती है? क्योंकि फल जो पक रहे हैं वो फल पक रहे हैं आपके अक्टूबर नवंबर, यानी वर्षा ऋतु में नहीं पक रहे हैं। और जो वर्षा ऋतु में फल पकता है वो क्या होता है, उसमें रोग और कीटों का प्रकोप हो जाता है। तो आपका राजस्थान के लिए बहार कौन सी उपयुक्त होगी? मृग बहार उपयुक्त होगी। ठीक है, अब देखो ये तो आपके अमरूद और अनार के लिए मैंने दोनों के लिए चीज पढ़ा दी। अब आ जाते हैं अपन अमरूद में। क्या अमरूद में पढ़ना है अपने को? रोग। अमरूद में क्या पढ़ना है अपने को? रोग देखने हैं। अमरूद में रोगों के अंतर्गत पहला जो रोग है वो आता है बैक्टीरियल ब्लाइट। कौन सा आता है? बैक्टीरियल ब्लाइट रोग आता है। ब्लाइट का मतलब झुलसा। झुलसा देखो दो चीजों के द्वारा होता है, कवक के द्वारा भी होता है और जीवाणु के द्वारा भी होता है। जहां पर जीवाणु के द्वारा झुलसा होगा उसके आगे शब्द लगा हुआ आपको क्या मिलेगा? बैक्टीरियल ब्लाइट लगेगा मिलेगा। और जो बैक्टीरियल ब्लाइट है वो ज़ैंथोमोनास स्पीशीज के कारण होता है। किसके कारण होता है? ज़ैंथोमोनास स्पीशीज के कारण होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ज़ैंथोमोनास स्पीशीज क्या है? जीवाणु है। उस जीवाणु के द्वारा अनार में कौन सा रोग होगा? बैक्टीरियल ब्लाइट होगा। दूसरा रोग आता है पत्ती धब्बा रोग। दूसरा रोग कौन सा आता है आपका? पत्ती धब्बा रोग आता है। पत्ती धब्बा जो रोग होगा, मैं वैसे पहले शायद पढ़ा चुका इसको, यानी आपके वेजिटेबल्स के अंतर्गत पत्ती धब्बा। पत्ती धब्बा किसके कारण हो रहा है? कवक के कारण। और जो कवक था उस कवक का नाम है सर्कोस्पोरा। कवक का क्या नाम है? सर्कोस्पोरा। तो पत्ती धब्बा जो रोग होगा उसके कारण अनार में कौन सा रोग होगा? यानी सर्कोस्पोरा नामक कवक के कारण होगा। ये तो आपके रोग आ जाते हैं। अब यहाँ पर इसके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी देखते हैं। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंतर्गत काई के विकार के अंतर्गत यानी आपके इसमें आता है नंबर 1 फलों का फटना। पहला कौन सा आता है? फलों का फटना। अनार हो चाहे अमरूद हो चाहे कोई भी किस्में भी यदि फल फट रहे हैं उसमें क्या होगा? बोरॉन की डिफिशियंसी होगी, बोरॉन की कमी होगी। तो आपको बताना है बोरॉन की कमी। ठीक है, और बोरॉन की कमी को दूर करने के लिए आप बोरेक्स का छिड़काव कर सकते हो। ये तो आ गया यानी इसके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंतर्गत। अब देखिए आगे इसमें पढ़ लेते हैं अपन कीट। क्या देखते हैं अपन? कीट देखते हैं। कीटों के अंतर्गत पहला कीट आपका आता है अनार की तितली। पहला कीट कौन सा आता है? अनार की तितली। दूसरा आता है आपका छाल बक्सर। दूसरा आता है छाल बक्सर। यानी छाल बक्सर होगा वो क्या करेगा? तने के अंदर छेद करके घुस जाएगा और छाल को नष्ट करेगा। और उसके बाद में तीसरा जो कीट है वो आ जाता है फल छेदक। तीसरा कीट कौन सा है? फल छेदक। तो आज के जो लेक्चर है उस आज के लेक्चर में अपन ने फिर वापस वही 3 फ्रूट्स देखे। 3 फ्रूट्स के रूप में अपन ने पपीता देख लिया, उसके बाद में अपन ने अमरूद देख लिया और नेक्स्ट अपन ने अनार देख लिया। इस लेक्चर में इतना ही। जो भी नेक्स्ट फ्रूट्स हैं वो फिर देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।